देखते हैं पहला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न कोश में पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका व्याख्या क्या दिया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं, 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक कहना अधिक उपयुक्त है। देखते हैं अगला प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है 3, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो लाखों का दान करता है उसी को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों का दान देने वालों के नाम से पुकारा जा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खान भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत-उल-इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, किंतु प्रश्नानुसार विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर है, कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित हैं कहाँ पर? ऑप्शन डी सही है, दिल्ली एवं अजमेर में। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दिया है, जो उसका निर्माण शुरुआती किया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने पूरा कराया। फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका निर्माण कराया है लास्ट में। देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर है, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। अगला प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 1206 ईस्वी के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्ति ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनरूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास एवं उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा।
उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका चौगान खेल, ऑप्शन डी सही है। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन करता है। जो यहाँ इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका जो 175 ग्रेन तथा तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। देखते हैं अगला प्रश्न, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 14, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 14 नंबर का एक्सप्लेनेशन क्या है? वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यलदौज और नासिरुद्दीन कुवाचा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया। मंगोल आक्रमण से बचाया। राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था किसका? इल्तुतमिश। ऑप्शन सी सही होगा। देखते हैं। इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को ही कहा गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने अपने आरंभ से ही इसे सर-ए-जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मलिक अल-दुनिया नहीं है, बाकी सभी थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में मलिक अल-दुनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदियों में गजनी
में ताजुद्दीन यलदौज, सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा और लखनऊती में अली मर्दान थे। अली मर्दान 13वीं शताब्दी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अपने आप को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया था। देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो सही आंसर होगा आपका रजिया सुल्तान, ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक रही थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। अगला प्रश्न देखते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के काल में ही आया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मंगोल नेता चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खान के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी तक पहुंचा था। संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं अभी। देखते हैं अगला प्रश्न 21 देखते हैं। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है। चंगेज खां का मूल नाम था तो क्या था? तेमुचिन। इसमें से देख लेते हैं इसका। चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथन और विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। और नंबर 2 है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। नंबर 3 है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को दी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। देखते हैं इसका कथन क्या है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था, अतः कथन एक सत्य है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक, अतः कथन 2 असत्य है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुर रज्जाक विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा केरल तट पर पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? केरल तट पर पहुंचा। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र
नरसनायक के पुत्र तिम्मा, नरसनायक के पुत्र के इसका तिम्मा का शासन था, अतः कथन 3 असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो कैसे किया था? मलिक जानी को। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। देखते हैं अगला प्रश्न। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? सत्ता से हटाने में उसका किसका हाथ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, तुर्कों का हाथ था। जो तुर्क सरदार थे उन्होंने गुटबंदी की थी। देखते हैं अगला, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। सत्ता से हटाने में किनका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो सही आंसर था गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलवरी जनजाति का तुर्क था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28 नंबर। देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बलबन, लौह एवं रक्त की अपनाई थी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियामत खुदाई है, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जन साधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी, बलबन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन देखते हैं। ए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण आर दिया गया है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। देखते हैं इसका। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन क्या है इसका? आंसर बी सही है। ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सुल्तान के पद को दैवी घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो किसकी थी? जिले इलाही। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया।
राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो कौन था? बलबन। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर है, देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बलबन ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 34 नंबर देखते हैं। प्रश्न क्या है इसका देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नवरोज के विषय में। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की प्रथा आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नवरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बलबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसने एकताधारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। उसने नियामत खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादन किया। उसने ऑप्शन सी में उसने तुर्काय चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ये भी सही है। ऑप्शन डी में उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, वो भी सही है। तो क्या पूछा गया था? सही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलूम खां की उपाधि दी। जिले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की। उसका शासन काल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्काय चहलगानी को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया था तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। एकताधारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका? बलबन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बलबन के। आप इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तुगरिल खां ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। वह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खान भाग गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले खिलजी वंश है। यदि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ये सीरीज पूरी आधुनिक भारत तक चलेगी और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। खिलजी वंश शुरू करेंगे।